जय श्री राम व्यूअर्स। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद आनंद। आज की वीडियो में हम थर्ड हाउस के बारे में जानेंगे। थर्ड हाउस व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हाउस होता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। कर्म के बगैर व्यक्ति को कोई पहचान नहीं मिल सकती है। उसके जीवन में आगे बढ़ने के सभी चांसेस जो है वो कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता है और व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी काम व्यक्ति की ऊर्जा का संबंध है तीसरे घर से। तीसरे घर का संबंध है पराक्रम से, और पराक्रम का सीधा संबंध है हाथों से, कंधे से और उंगलियों से। और ये कंधे, हाथ और उंगलियां तीसरे घर से ही देखी जाती है। क्योंकि कंधों के बगैर, हाथ के बगैर, उंगलियों के बगैर किसी भी तरह के काम को नहीं किया जा सकता। इसीलिए तीसरे हाउस को पराक्रम का घर कहा गया है। तीसरे घर का महत्व कुंडली में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जो सीधा सीधा तीसरे घर से जो है संबंध रखते हैं। जैसे 10th हाउस कैरियर का है। कैरियर बनाने के लिए ऊर्जा लगती है, कार्य क्षमता लगती है, और वो हमें मिलती है तीसरे घर से। इसलिए जब भी कैरियर की बात आएगी, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसमें कार्य करने की क्षमता कितनी है, उसमें ऊर्जा कितनी है। बात आती है व्यक्ति के लाभ कमाने की, तो व्यक्ति कमाई तभी कर सकता है जब वो कोई काम करेगा। वो किस प्रकार के काम करेगा, उसमें कितनी ऊर्जा के साथ में काम करेगा, यह हमें जानने को मिलता है थर्ड हाउस से। इसलिए जब भी लाभ की बात होगी, 11th हाउस के साथ साथ में जो है थर्ड हाउस को भी जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। आदमी व्यापार करता है या पार्टनरशिप करता है, तो व्यापार में अपनी एनर्जी का सोर्स जो है किस प्रकार का है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बगैर एनर्जी के, बगैर दमखम के किसी भी व्यापार को करना जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी सप्तम स्थान की बात होगी, व्यापार की बात होगी, हमें तीसरे स्थान को जो है देखना ही पड़ेगा। जो 9th हाउस होता है वो थर्ड हाउस का जो है विस्तृत स्वरूप होता है।
इससे जब भी 9th हाउस की बात होगी, तीसरे घर को समझना बहुत जरूरी होता है। तीसरा हाउस जो होता है, जिस व्यक्ति का तीसरा घर जो है मजबूत होता है, उसमें ऊर्जा लबालब भरी रहती है, क्षमतावान होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, निडर होता है। वो अपनी योग्यता से जो है अपना स्थान स्वयं बनाता है। जैसे बात कैरियर की होती है, तो जिस व्यक्ति का थर्ड हाउस जो है स्ट्रांग है, थर्ड हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, ऐसा व्यक्ति कैरियर अपने बलबूते पे जो है बनाएगा, अपनी योग्यता को साबित करेगा, हजारों लाखों लोगों के बीच में भी जो है अपना वर्चस्व साबित करेगा। बात जो है व्यापार की आती है। व्यापार में भी अपना सिक्का अपनी ऊर्जा के दम पर जो है कमाएगा। जीवन के हर सेक्टर में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए थर्ड हाउस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है। इसको अच्छी तरह समझना भी चाहिए, और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे जो है दुरुस्त भी करना जरूरी है। तीसरा घर जो होता है, राइटिंग की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा घर का संबंध राइटिंग से है। जिस व्यक्ति का तीसरा घर स्ट्रांग है, मजबूत है, ऐसा व्यक्ति अपने राइटिंग के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति बड़ी सरलता से करता है और अपनी भावनाओं का प्रदर्शन मजबूती के साथ करता है। इसीलिए व्यक्ति की लेखन शैली किस प्रकार की होंगी, उसके लिखने का प्रभाव लोगों पर किस हद तक पड़ेगा, अपनी भावनाओं को लोगों तक किस तरह से पहुंचाएगा, दूसरों के जनमानस पर उसकी राइटिंग का क्या असर पड़ेगा, यह हमें थर्ड हाउस बताता है। इसलिए जितने भी न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, या मीडिया की जो है अन्य सोर्स है, जहां पर राइटिंग की बात आती है, वहां पर जो है तीसरा घर अपना महत्व जो है साबित करता है। ये जितने भी जो है मीडिया के लोग हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो या टेलीविज़न मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जो जो लोग अपना काम प्रभावी तरीके से कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड सुदृढ़ स्थिति में होंगे ही होंगे। थर्ड हाउस की ताकत के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी राइटिंग के द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता।
थर्ड हाउस में जो है व्यक्ति विचारों की अभिव्यक्ति बड़ी सशक्त रूप से करता है। चाहे वो लेखन के माध्यम से हो या भाषण के माध्यम से हो। थर्ड हाउस का संबंध बुद्ध से है और बुद्ध का संबंध जो है किताबों से है, पुस्तकों से है। तो जिस व्यक्ति का जो है थर्ड हाउस बड़ा स्ट्रांग हो, थर्ड लॉर्ड जो है किसी प्रकार की जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ता भी है और खूब पढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के घर में जो है पुस्तकें एक लाइब्रेरी के स्वरूप में हो सकती है। थर्ड हाउस जो है गूढ़ शास्त्र को जो है रिप्रेजेंट करता है। गूढ़ शास्त्र का मतलब ऐसी बुक्स, ऐसी पुस्तकें जो रहस्यों को उजागर करती है। इतने बड़े ध्यान से पढ़ता है। ज्योतिष भी गूढ़ शास्त्र में आता है, इसलिए तीसरा घर गूढ़ शास्त्र की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हिप्नोटिज्म भी गूढ़ शास्त्र में आता है। तीसरा घर साहित्य प्रेम को दर्शाता है। जिस व्यक्ति को साहित्य प्रेम है, उस व्यक्ति का तीसरा घर मजबूत होगा ही होगा। तीसरे घर की मजबूती के बिना कोई भी व्यक्ति साहित्यिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। और व्यक्ति साहित्यिक क्षेत्र में कितनी प्रगति करेगा, इसका पैमाना भी तय करता है थर्ड हाउस। अब छोटी दूरी की यात्राएं हैं, वो भी तीसरा घर हमें दिखाता है। तीसरा घर से हम यात्राओं को क्यों देखते हैं? क्योंकि तीसरे घर में राशि आती है मिथुन राशि। इतना तो आपको पता ही है। और मिथुन राशि जो है एक वायु तत्व की राशि है, एयर एलिमेंट्स। इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं कि ये एयर एलिमेंट्स की राशि है, वायु तत्व की राशि है। और वायु जो होती है वो कभी एक जगह पे नहीं ठहरती है, इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह से दूसरी जगह पर। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली जितनी भी बातें हैं वो हमें तीसरे घर से ही देखनी पड़ती है। और तीसरा घर इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है। अब छोटी दूरी की यात्राएं। यात्रा में घर से व्यक्ति निकलता है और घर से एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर पहुंचता है। इसलिए छोटी दूरी की यात्राएं जो है तीसरे घर से ही देखी जाती है। अब यात्राएं छोटी दूरी की ही क्यों? क्योंकि बड़ी दूरी की यात्राएं हम 9वें घर से देखते हैं और विदेशी यात्राएं हैं वो हम 12वें घर से देखते हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से तात्पर्य है व्यक्ति अपने काम से
घर के बाहर निकलता है, ऑफिस जाता है, दुकान जाता है या अपने काम को करने के लिए कहीं न कहीं बाहर निकलता है, आसपास के गांव में निकलता है, तो ये सब जो है तीसरे घर का पार्ट है, छोटी दूरी यात्राओं का हिस्सा है। अब पत्र व्यवहार भी तीसरे घर में आता है, क्योंकि ये भी एक सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का माध्यम है, इसलिए पत्र व्यवहार भी तीसरे घर का ही हिस्सा है। प्रसार माध्यम, जिसमें आपके टेलीविज़न आ गया, मोबाइल आ गया, आपकी इंटरनेट आ गई, सोशल मीडिया आ गए, ये जितने भी जो है मीडिया के माध्यम है वो हमें थर्ड हाउस से ही समझने को मिलते हैं। जितने भी जो है न्यूज़ रीडर है, संपादक है, एंकर है, ये सब के सब जो है तीसरे घर से ही संबंध रखते हैं। आप जितने भी जो है ये जर्नलिस्ट हैं या जो लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, तीसरे घर के बिना इनमें से कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब भी इस प्रकार की कोई क्वेरीज अगर अपने पास में आती है तो सबसे पहले हमें थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन को अच्छी तरह समझना है और उन्हें जो है अप्लाई करके देखना है कि थर्ड हाउस की पोजीशन कैसी है, क्या वो सशक्त है या फिर जो है किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस जगह पे बैठा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस जगह पे बैठा है वहाँ पर कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है वो व्यक्ति की कार्य क्षमता को जो है बढ़ाता है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस व्यक्ति की कार्य क्षमता को घटाता है। अब ये सब जो है कुंडली में बार बार प्रयोग में आता है कि किसी हाउस का सशक्त होना या कमज़ोर होना या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसको समझे बगैर हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। घर का सशक्त होना क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसे देखते हैं। बात हम थर्ड हाउस की कर रहे हैं। ये सब बार बार रिपीटेशन में आता है कि थर्ड हाउस का स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है अगर व्यक्ति का पराक्रम जो है चेक करना है। जो व्यक्ति पराक्रमी होते हैं उनका थर्ड हाउस सशक्त होता है। इस सशक्त होने का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है, इसको अपन घर से देखते हैं। व्यक्ति अपने घर में होता है,
जैसे आप और हम अपने अपने घरों में रहते हैं, हर व्यक्ति अपने घर में रहता है, तो उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो किन किन चीज़ों से जो है प्रेशराइज हो रहा है, कितना बोझ उसके ऊपर पड़ा हुआ है, कितने लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, कितने लोग उसकी जो है सफलता में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक यही स्थिति जो है ग्रहों की होती है, हाउस की होती है। बात थर्ड हाउस की हो रही है, तो थर्ड हाउस में अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, अभी नेगेटिव इन्फ्लुएंस कई तरह से हो सकता है। वहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रह आके बैठ गया हो, या थर्ड हाउस कर्तरी में चला गया हो, थर्ड हाउस के ऊपर कोई 90 डिग्री का हीट आ रहा हो, थर्ड हाउस के ऊपर कोई 180 डिग्री का हीट आ रहा हो, थर्ड हाउस में दो नेगेटिव ग्रहों की जो है कॉम्बिनेशन हो रही हो, युति हो रही हो, जिसको हम कंजक्शन भी कहते हैं। कई प्रकार के जो है ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो हमारे आने वाले कोर्स में धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी और आप उन्हें प्रैक्टिस करके इन चीज़ों के अभ्यस्त भी हो जाएंगे। इसलिए बने रहिए। अब व्यक्ति को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप और हम सभी घर में रहते हैं, परंतु काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। हमारे अंदर योग्यता बहुत है, काम करने की क्षमता भी है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, परंतु जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, पहले तो वो जगह सही होनी चाहिए, दूसरा वहाँ का एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, और तीसरा जिसके यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो स्वयं भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, तभी तो वो अपने को कुछ दे सकता है। ठीक यही स्थिति लॉर्ड की बनती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां बैठेगा, समझो कि 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस कैरियर का होता है, तो 10th हाउस का इन्वायरमेंट जो है सशक्त होना चाहिए, वहाँ पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है ये थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस का लॉर्ड भी जो है अपने आप में सशक्त होना चाहिए। 10th हाउस का लॉर्ड सशक्त होगा तो ही वह थर्ड हाउस के लॉर्ड को कुछ दे सकेगा, अदरवाइज क्या है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये एक जो है किसी ग्रह की या ग्रह के लॉर्ड की शक्ति का अंदाजा लगाने का एक तरीका हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो आप 1 बाय 1 सीखते चले जाएंगे।
इनको एक साथ डिस्कस करना और समझना दुविधाजनक हो सकता है, इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें और चीज़ों को सीखते चले जाएं। अपना फोकस मत हटाइए। अब दस्तावेज भी जो है तीसरे घर में आते हैं, क्योंकि दस्तावेज में भी अधिकारों का जो है ट्रांसफर होता है। पहले किसी दूसरे के पास थे, अब किसी दूसरे के पास जा रहे हैं, इसलिए दस्तावेज भी तीसरे घर के अंदर ही आते हैं। अफवाह भी एक जगह से दूसरे जगह फैलने का काम करती है, इसलिए अफवाहें भी जो है तीसरे घर का ही हिस्सा होती है। कल्पना शक्ति, कल्पनाओं की उड़ान कितनी ही लंबी हो सकती है। एक साइंटिस्ट जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसकी कल्पना करके उसके स्वरूप को तय करता है और लोगों के सामने करके दिखाता है। ये कल्पना शक्ति का ही कमाल है। इसलिए जितने भी वैज्ञानिक हैं या अपने अपने क्षेत्र में जो है निर्मित करने वाले लोग हैं, वो सब तीसरे घर के द्वारा ही बड़े होते हैं। तीसरे घर की शक्ति के बिना, ताकत के बिना ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। अब ज्योतिष भी ले लीजिए। कल्पनाओं की उड़ान जितनी लंबी होंगी, आप उतना ही ज़्यादा बेहतरीन काम कर सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। विचार शक्ति, आत्मिक विचार जो है तीसरे घर से ही संबंधित है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होंगी वही विचार होंगे, और बुद्धि जो है बुद्ध से आती है, और बुद्ध का जो है तीसरे घर का लॉर्ड होता है। इसलिए विचार शक्ति जो होती है वो तीसरे घर से ही देखी जाती है। जितने भी जो है इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जहाँ अपने विचारों का प्रदर्शन करना होता है, ऐसे सभी लोगों की कुंडली में थर्ड हाउस बहुत ही मायने रखता है। काम चाहे कोई भी हो, उस काम को करने के लिए सबसे पहले उसका प्राथमिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्राथमिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको जो है चीजों को ऑब्जर्व करना जो है आना चाहिए। लोगों को देखकर हमें उस काम को कैसे करना है, इसी को हम प्राथमिक ज्ञान कहते हैं। और प्राथमिक ज्ञान जो है बुद्ध से आता है। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, आदमी एक दूसरे को देख के ही सीखता है। ऐसे सभी जो है प्राथमिक ज्ञान जो होते हैं
वो थर्ड हाउस के द्वारा ही देखे जाते हैं। कई कई लोग जो होते हैं उनको अगर पूछा जाए कि भाई तुमने ये काम कहाँ से सीखा यार, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसका जवाब होता है कहीं नहीं भाई, हमारे सीनियर लोग थे, उनको देख देख के सीख गए। ये जो ये जो प्राथमिक ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो हमें बुद्ध के द्वारा प्राप्त होती है। और बुद्ध जो है तीसरे घर का लॉर्ड होता है। वो तीसरा घर ही जो है इन प्राथमिक ज्ञान के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम होता है। प्राथमिक ज्ञान के बाद में होता है किसी भी चीज का जो है परीक्षण करना और उसका निरीक्षण करना। आपके सामने कोई चीज पड़ी है, आप उसको ठीक उसी स्वरूप में जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको अपने लेवल पर देखना होता है, चेक करना होता है क्या वो सही है या गलत है। सही है तो किस हद तक सही है, गलत है तो किस हद तक गलत है। उसमें कुछ कमियां हैं तो क्या कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। परीक्षण और निरीक्षण, ये दोनों ही चीजें जो है बुद्ध से हमें मिलती हैं। क्योंकि बुद्ध जो होता है बुद्धि का कारक होता है, इंटेलिजेंसी का कारक होता है। रोजमर्रा के अंदर जो है काम आने वाली चीजें हैं, बातें हैं, उनको समझने की क्षमता देता है और हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। इसलिए परीक्षण, निरीक्षण और प्राथमिक ज्ञान, इनको देखने के लिए, चेक करने के लिए हमें तीसरे घर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा घर अगर सुदृढ़ है तो व्यक्ति में इन गुणों की जो है भरमार रहती है और ये गुण व्यक्ति को सफल भी बनाते हैं। बॉडी कोऑर्डिनेशन भी तीसरे घर का ही हिस्सा होता है। बॉडी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? अपने मस्तिष्क में जो संदेश है वो शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचने का तरीका। ये जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है, मस्तिष्क का संबंध जो है शरीर के सभी अंगों से जो है होना, ये भी तीसरे घर के द्वारा ही देखा जाता है। क्योंकि तीसरे घर का लॉर्ड है बुद्ध और बुद्ध जो है बॉडी कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। अब एक फुटबॉल का प्लेयर है, बॉल उसके पांवों से चिपकी ही रहती है। जितने भी जो है स्ट्राइकर है, मिडफील्डर है, उसके पीछे पड़े रहते हैं कि भाई किस तरह से जो है उससे बॉल ले लिया जाए, उसके कब्जे से बॉल छुड़ा लिया जाए और न कहीं गोल नहीं कर बैठे। परंतु ऐसा व्यक्ति जो है सबको अच्छा खाते हुए बॉल को गोल पोस्ट में डाल देता है। यानी कि उसका जो माइंड होता है उसका जो है वो सीधे सीधे अपने पाँवों से कोऑर्डिनेट कर रहा है। जो दिमाग उसकी माइंड में है वही माइंड जो है डायरेक्ट उसके जो है पाँव में आ गया। अब कोई व्यक्ति जो है टाइपराइटर पर काम करता है, वो टाइप करते समय अपने कीबोर्ड की तरफ देखता भी नहीं है। उसकी नज़र जो है अपने कंटेंट के ऊपर रहती है, कंटेंट को देख के टाइप करता है
कीबोर्ड की तरफ नहीं देखते हैं। अपना उंगलियों का सीधा संबंध जो है उससे माइंड से स्थापित हो गया। यह है बॉडी कोऑर्डिनेशन। अपने खेल में, क्रिकेट में भी जो है कई प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है और बड़ी आसानी से जो है स्ट्रोक प्ले करते हैं। अगर वो सोच सोच के करने लगे, दिमाग लगा लगा करने लगे, तो शायद वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता है उसको चेक करने के लिए हमें थर्ड हाउस को ही देखना पड़ता है। थर्ड हाउस की मजबूती को देखना पड़ता है। ये जितने भी खेल है, खेल में स्टेमिना लगती है, पावर लगता है, ऊर्जा लगती है, कार्य क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। इसलिए खेलों की दुनिया में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ये किस तरह के दे रहे हैं या किस तरह की देंगे, उनके लिए हमें थर्ड हाउस को देखना पड़ता है। थर्ड हाउस के साथ साथ में पांचवा घर जो होता है वो खेलों के लिए जाना जाता है, तो पांचवी और तीसरे को जो है कंबाइन करके देखना पड़ता है। अब तीसरा घर जो होता है काम त्रिकोण भी होता है। अनेक प्रकार की इच्छाओं का होता है। इच्छाओं के लिए 3 घर होते हैं, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। तीसरा घर इच्छाओं की शुरुआत है, 7वां घर काम इच्छा है और 11वां घर इच्छाओं की पूर्ति है। तो इच्छाओं की शुरुआत जो है तीसरे घर से होती है, इसलिए इच्छाओं के लिए तीसरा घर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक वही काम करता है। इच्छाएं कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। कभी मन में कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो एक व्यक्ति की इच्छाएं किस प्रकार की है वो हम तीसरे घर से देख सकते हैं। आकर्षण बोल सकते हैं इसे। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तीसरे घर का लॉर्ड जो कि इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है, वो 10वें घर के अंदर जाके बैठ गया। तो भाई मतलब तो एकदम साफ है, वो व्यक्ति जो है अपने, उसकी सभी इच्छाएं वो कैरियर के इर्द गिर्द ही होंगी। मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये प्लांट लगा लूँगा, यहाँ पर जो है इस तरह से जो है मैं ये प्रोडक्शन करूँगा वगैरह वगैरह, या मैं फिर जो है अपने इस अपने अपने सेक्टर में किस तरह से काम कर सकता हूँ। बस उसी के बारे में जो है अपनी इच्छाएं व्यक्त करेगा, वही काम व्यक्ति करेगा डेफिनेटली। परंतु जिस व्यक्ति का जो है थर्ड लॉर्ड 5वें घर के अंदर बैठा हो, वो क्या करेगा? भाई ये जितने भी जो है ये मजनू टाइप के लोग हैं वो इसी टाइप के होते हैं। वो जिधर कोई सुंदर चेहरा दिखा बस उसी की हो लेते हैं। उसको 5वें घर से आकर्षण हो गया है। उसका आकर्षण सीधा 5वें घर से जुड़ गया है, क्योंकि तीसरे घर का लॉर्ड जो है 5वें घर में बैठ गया है। अब तीसरे घर का लॉर्ड संदूक 7th हाउस में बैठ गया है। अब 7th हाउस जो होता है अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है अपोजिट सेक्स के आकर्षण में ही बंधा हुआ रहेगा।
उसको दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो तीसरे घर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सामने बैठा है, अपनी क्वेरीज लेके आया है, तो उसकी कुंडली देखकर बड़ी आसानी से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि भाई इसके मन में आकर्षण किस चीज़ का है। बात वो करियर की कर रहा है, बात वो करियर की कर रहा है, परंतु इसका थर्ड लॉर्ड तो 5वें घर में बैठा है। भाई ये तो जो है इधर उधर घूमते फिरते रहेगा, मनोरंजन में ही ध्यान देगा, मौज मस्ती करते बैठेगा। कैरियर में सफल होना इसके लिए मुश्किल बात लग रही है। तो हमें को जो भी हमें आकलन करना है, वो ये सोच कर ही करना है कि भाई इसका जो है ना कैरियर उतना मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है उसकी एनर्जी कैरियर में लग ही नहीं रही है। तो ये पास सक्सेस कैसे होगा? सक्सेस होने के लिए आप कैरियर की बात करें तो कैरियर में ध्यान तो लगाना पड़ेगा, तभी आप उसमें जो है फल फूल सकते हैं। ये बात बहुत छोटी छोटी होती है, परंतु इन्हें आप जो है कुंडली में जब अप्लाई करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी समस्याओं को जो है हल कर देती है। आप ऐसे व्यक्ति से कह सकते हैं कि भाई ज़रा थोड़ा मनोरंजन में कम ध्यान लगाओ और अपने काम धंधे पर ज़्यादा ध्यान लगाओ, व्यक्ति समझ जाएगा। बात आती घर की। ऐसे कई लोग हैं जो बार बार अपना घर बदलते रहते हैं। जो बार बार अपनी नौकरी में जो है नौकरी बदलते रहते हैं, या नौकरी में जिनका ट्रांसफर होते रहता है। या व्यक्ति जो है घर बनाया, फायदा मिला उसे बेच दिया, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो घर बना बना के बेचने का ही काम करते हैं। इन सभी लोगों का संबंध जो है तीसरे घर से ही होता है। तीसरे घर को चेक करके हम इन चीज़ों का जवाब बड़ी ही सरलता के साथ में दे सकते हैं। उसका लॉजिक समझिए। अगर आप लॉजिक को समझेंगे तो आगे से आप भी इन चीज़ों को समझ के दूसरों को भी समझा सकते हैं। वो कैसे? चौथा घर जो होता है, फोर्थ हाउस, वो हमारे घर को दर्शाता है। और 12वां घर जो होता है वो उस घर की हानि को दर्शाता है। चौथे का 12वां वो उस घर की हानि को दर्शाता है, उस घर में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। बात चौथे घर की हो रही है। जो अपना स्वयं का घर है और घर में बदलाव कौन दिखाएगा? चौथे का 12वां। आप चौथे स्थान से गिनना शुरू करेंगे और तीसरे स्थान तक जाएंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 12। चौथे घर का 12वां घर होता है तीसरा स्थान, थर्ड हाउस। इसलिए घर में बदलाव, घर की हानि, ट्रांसफर, ये सभी हमें थर्ड हाउस के द्वारा ही देखने को मिलते हैं।
अब नौकरी में ट्रांसफ़र होता है, वो भी हम तीसरे घर के द्वारा ही देखते हैं। पड़ोसी, चौथा घर, हमारा खुद का घर, पांचवा घर, तीसरा घर, चौथे के निकट हो गया। इससे तीसरा घर जो है पड़ोसी के लिए भी जाना जाता है। हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, क्या हमें उनसे कोई परेशानियां होंगी या फिर उनसे हमारी घनिष्ठता होंगी, क्या हमारे वो सहायक होंगे या हमारे टांग खींचने वाले होंगे। इन सभी सवालों का जवाब समेटे हुए है थर्ड हाउस। आप अपने पड़ोसी के बारे में आकलन करने के लिए तीसरे घर का सहारा ले सकते हैं। आपका पड़ोसी आपके साथ में किस तरह का बिहेव करेगा, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है, परंतु इसे कुंडली में समझना बहुत ही आसान है। तो तीसरा घर जो होता है वो बदलाव के लिए जाना जाता है, अपने पड़ोसियों के लिए जाना जाता है। ये जितनी भी जो है बिल्डर लोग होते हैं जो मकान बना बना के बेचते हैं, एक मकान बनाया, उसको बेचा, वो तीसरे घर के बिना संभव नहीं है। उसमें चौथा घर जो होता है वो किसी भी मकान को जो है दर्शाता है, घर को दर्शाता है। तो व्यक्ति जो है तीसरे चौथे घर के माध्यम से घर बना तो लेगा, अगर चौथा घर स्ट्रोंग है तो, परंतु उस घर को बेच नहीं पाएगा जब तक तीसरा घर जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके लिए थर्ड हाउस का जो है स्ट्रोंग होना बेहद जरूरी है। आपको भी बहुत बार जो है क्वेरीज आती है कि भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, अपना घर बेचना है, तो हमें सबसे पहले जो है हमें तीसरे घर का जो है ध्यान देना पड़ता है। इसका तीसरा घर कितना संतुलित है, तीसरा घर इसकी इजाज़त देता है, चाहे वो उसकी कुंडली में हो, चाहे उसकी होरारी चार्ट में हो। इसके लिए मोस्टली होरारी चार्ट ही देखते हैं। या फिर उसके जो है ट्रांजिट में जो प्लेनेट है उनको भी चेक करते हैं। तो तीसरे घर की जो है मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है घर का बेचना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसमें हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है, परंतु बता देता हूँ मैं आपको। किसी भी प्रॉपर्टी को या मकान को बेचने के लिए, बनाने के लिए चौथे घर की जरूरत होती है, परंतु बेचने के लिए तीसरे घर के साथ में 12वें घर की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि 12वां घर होता है 12वां घर का मतलब होता है, सॉरी 12वें नहीं 11वें घर की 12वें घर खरीद 11वां घर जो होता है इनकम को आता है, सोर्स का होता है, इनकमिंग का आता है। तो तीसरा घर अगर मजबूत है
तो आपका घर का जो है बदलाव हो गया, आपके हाथ से घर का फिसलना हो गया, और 11वां घर, उससे आने वाले पैसे, इनकमिंग, वो हम 11वें घर से देखते हैं। एक पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता है, 3, 4 और 11। अगर ट्रांजिट में और कुंडली में ये 3, 4 और 11 का अगर कॉम्बिनेशन एक्टिव है तो व्यक्ति आसानी से अपना घर या प्लॉट वगैरह बेच सकता है। इस विषय के ऊपर हम बहुत सारी केस स्टडीज लेके आने वाले आगे, जब हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट चालू होगा, जो कि हम ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस कंप्लीट होने के बाद में शुरू करेंगे। उसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज लेके आएंगे, जिसमें मकान की बिक्री, मकान की खरीदी, इन सभी प्रश्नों का जवाब बड़ी सहजता के साथ हम देंगे और आपको समझाएंगे, और इन चीज़ों को समझ के आप भी निश्चित रूप से ऐसा ही कर पाने में सक्षम होंगे। मानसिक शक्ति, व्यक्ति की मानसिक शक्ति किस प्रकार की है, मन से कितना सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, वो हमें तीसरे घर से देखने को मिलता है। व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है या सशक्त है, चंचल रहता है, मानसिक रूप से चंचल है या फिर एकदम चौकस रहता है। परेशानियों से देखकर घबरा जाता है या फिर और ज्यादा शक्ति के साथ में अपने कार्यों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। ये जो मानसिक शक्ति का प्रदर्शन जो होता है ना, वो व्यक्ति तीसरे घर के बिना नहीं कर सकता। तीसरे घर की मजबूती होना बहुत जरूरी है। कोई आदमी किसी चीज को शुरू करेगा, कितनी दूर तक जाएगा, इसके लिए मानसिक शक्ति को पढ़ना जरूरी होता है। और मानसिक शक्ति को पढ़ने का पैमाना जो होता है वो तीसरा घर होता है। व्यक्ति में कई प्रकार के मानसिक आंदोलन होते रहते हैं। कभी आशाओं की दौर में जो है फरारी लेता है, तो कभी जो है निराशाओं की गर्त में डूब जाता है। ये दोनों ही प्रकार की सिचुएशन होती है। इसे ही हम मानसिक आंदोलन कहते हैं। ये तभी होता है जब तीसरे घर में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी हो तो वे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इस व्यक्ति के अंदर मानसिक हलचल जो है किस प्रकार रहने वाली है। इतना मालूम चल जाने के बाद में क्या स्टेप लेने हैं जिससे जो मानसिक अवस्था जो बनी हुई है उसको बदल 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 सके। इसके लिए हमें थर्ड हाउस को समझने की जरूरत होती है और उसमें कुछ जो है बदलाव करने की जरूरत होती है।
कुछ रेमेडीज डिजाइन करने की जरूरत होती है। अब बात हम बेसिक स्टेज की कर रहे हैं, इसलिए हम रेमेडीज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, परंतु हम शॉर्ट शब्दों में आपको ये कहना चाहते हैं कि मार्केट में बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है। कौन कितनी कारगर है इसका अंदाज़ा जो है एक एस्ट्रोलॉजर को रहता ही रहता है। बहुत से लोग जो है रेमेडीज के नाम पर जो है ठगी करते हैं, बस अपन कुछ पैसा निकाल लें तो अपना काम हो गया, परंतु वास्तव में ये रेमेडीज किसी काम की नहीं होती है। जो वास्तविक रेमेडी होती है, जो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति दो प्रकार की हो सकती है, या तो नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। समझो कोई ग्रह जो है नेगेटिव बना हुआ है, वो ग्रह जब अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रतिदशा दशा में एक्टिव होता है तो अपना प्रभाव निश्चित रूप से छोड़ता है। अब उसकी एनर्जी जो है वहां पे रहेगी जहां हम रहेंगे, हमारे आसपास रहेंगी। तो इस एनर्जी को जो है संतुलित करने का काम हम अपनी बॉडी के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो है कुछ थेरेपीज के द्वारा बॉडी के अंदर जो है कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के द्वारा मौजूद रहते हैं, और साथ ही साथ अपने जो है ज़्यादातर समय अपना वास्तु में बीतता है, घर में बीतता है। तो घर के वास्तु को हम कुंडली के अनुसार मैनेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से के साथ। जैसे बात हो रही है तीसरे घर की, और व्यक्ति का काम धंधे में मन नहीं लग रहा, देखने से मालूम चलता है कि भाई ये तीसरा घर जो है व्यक्ति का जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने वाला जो है ग्रह भी महादशा, अंतर्दशा में जो है फुल एक्टिवेटेड है, फुल पावर के साथ में एक्टिवेटेड है। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमारे घर में भी तीसरा घर हो गया होगा ना। वास्तु में क्या होता है, जो घर कुंडली में होता है वही घर वास्तु में होता है, और वास्तु में जो घर होता है उसको हमें कुंडली के अनुसार जो है मैच करना होता है। तो इन चीज़ों को हम जो है सोल्व आउट भी कर सकते हैं। आगे हमारा जैसे ही वैदिक का कोर्स जो है बेसिक लेवल से आगे बढ़ेगा, हम केपी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करेंगे, और केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स वगैरह थोड़े कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम वास्तु की जो है बेसिक नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे। और बेसिक्स जो है वास्तु के कंप्लीट जैसे ही हो जाते हैं तो फिर अपन है ना वो कुंडली को वास्तु से जोड़ना सीखेंगे, जिसको हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। तो ये एस्ट्रो वास्तु जो है हमारा कंप्लीट कोर्स होगा, जिसमें हम रेमेडीज डिजाइन करेंगे। कुंडली के अनुसार घर को कैसे बनाना है, कुंडली के अनुसार जो है शरीर को कैसे जो है थेरेपीज के द्वारा तैयार करना है, ताकि वो जो ग्रह आपके जो है अभी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जो है लेकर एक्टिवेटेड है, फुल एक्टिवेटेड है, और प्रभाव के साथ में जो है अपनी एनर्जी को डिस्पैच कर रहा है। हमें उस एनर्जी को जो है किस तरह से जो है डाइवर्ट करना है,
किस तरह से उसके प्रभाव को ख़त्म करना है, इन सब चीज़ों को हम आगे स्टडी करेंगे। तो बात चली थी हमने मानसिक आंदोलन की। मानसिक आंदोलन व्यक्ति का थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब बात आती है बौद्धिक शक्ति की। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कितनी है, उसकी बुद्धि की क्षमता किस लेवल की है, ये हम थर्ड हाउस के द्वारा ही चेक कर सकते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता का कारक कौन है? बुध है। किसी विचार शक्ति का कारक कौन है? बुध है। कल्पना शक्ति का कारक कौन है? बुध है। निरीक्षण, परीक्षण या प्राथमिक बुद्धि का कारक कौन है? बुध है। तो जितने भी इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता है, कार्य को करने की क्षमता है और कल्पनाओं को उड़ान भरने की क्षमता है, ये सभी भौतिक क्षमताएं जो है हमें बुध के द्वारा ही मिलती है। और बुध जो है थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है नैसर्गिक कुंडली में। इसलिए ये जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनकी कुंडली में थर्ड हाउस जो है अपने आप में एक विशिष्ट पोजीशन लिए हुए होगा। अदरवाइज वो इतने विशिष्ट व्यक्ति बन ही नहीं सकते थे। अब व्यक्ति जो है, कई बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने कभी कोई विशेष काम जो होता है उसको किया नहीं होता है, अचानक ही उस काम को करना शुरू करते हैं और वो अपना काम बड़ी बखूबी करके दिखा भी देते हैं। यानी उनमें ग्रहण करने की क्षमता जो है होती है। कई लोग जो है बहुत कम पढ़ते हैं, जितना पढ़ा उसका 10 गुना वो ज़्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी संबंधित बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं देखी होती है, सुनी होती है या पढ़ी होती है। वो उनके माइंड में पहले से कहीं ना कहीं होती है। और जो नया सब्जेक्ट उन्होंने देखा है, पढ़ा है या सीखा है, वो ऑटोमेटिकली उसमें क्लब कर लेते हैं। और जब उन्हें जो है एक्सप्रेस करने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है या समझाने की बारी आती है, तो बड़े उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हैं। ये बड़े बड़े जो आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं या फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, उनकी ग्रहण शक्ति बड़ी लाजवाब होती है। उनकी कुंडली आप देखने से पाएंगे कि उनका थर्ड हाउस बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा। संवेदनाएं भी जो है तीसरा घर ही दर्शाता है। संवेदनाएं भी तीसरे घर ही दर्शाता है। बारीक से बारीक जो है अनुभव है, जैसे किसी चीज को सूंघ लेना, सूंघ के तुरंत बता देना कि ये खुशबू किस चीज की है, या किसी ने टच भी किया तो ये उसके टच करने के अंदाज से बता देना कि ये आदमी कौन हो सकता है। किसी की आवाज़
दूर से सुन के उसकी जो है अंदाज़ा लगा लेना कि ये व्यक्ति कौन है। किसी को पीछे से जाते हुए देखकर उसकी जो है अंदाज लगाना ये व्यक्ति कौन है। किसी भी चीज़ को जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझना हमें जो है तीसरे घर ही दिखाता है। तीसरे घर के द्वारा ही हम संवेदनाओं को समझ सकते हैं। अब समझो हमारा हमारा हाथ जो है आग से जल गया। काम कर रहे हैं, काम करते करते आग से लग गया, हाथ लग गया। परंतु ऐसा बार बार क्यों नहीं होता है? जब भी हम उस आग के पास में जाएंगे हमारा मन और मस्तिष्क जो है हमें इशारा कर देगा कि यहाँ खतरा है, आगे मत बढ़ो। ये संवेदनाएं जो है तीसरा घर ही दर्शाता है। अब तीसरा घर जो है आयु की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि 8वां घर जो होता है व्यक्ति की आयु के लिए जाना जाता है। और 8वें का 8वां घर 8वें स्थान से गिनना शुरू करेंगे और तीसरे स्थान पर आएंगे तो तीसरा स्थान 8वें घर का 8वां बनता है। इसे तीसरा घर भी आयु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी कभी कभी कोई क्वेरीज आती है व्यक्ति की आयु के बारे में। वैसे तो किसी की मृत्यु का जो है कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, बोलकर भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। परंतु कोई सहज रूप से जो कि बच्चे के बारे में पूछे कि भाई मेरे बच्चे की आयु कितनी होगी, या फिर उसके मन में कहीं जो है कहीं कपट नहीं हो, छल नहीं हो, तो आप आयु की बात का जवाब दे सकते हैं। तीसरे घर की स्थिति हमें आयु के बारे में बताती है। अब माँ का चौथा घर होता है और तीसरा घर जो है उसका 12वां होता है। 12वां घर खर्चे का होता है। तो आपके द्वारा आप अपनी माँ के ऊपर कितना खर्च करेंगे, किस प्रकार से खर्च करेंगे, ये जानना हो तो हमें तीसरा घर जो है इसकी इजाजत देता है। तीसरे घर को देखकर हम सहजता के साथ बता देते हैं कि आपकी माँ के ऊपर आप कितना खर्च करेंगे या किस प्रकार से खर्च करेंगे। ये सवाल जो है सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, परंतु इसका जवाब देना उतना ही आसान जाता है। अब फादर इन लॉ की बात आती है। पहला घर व्यक्ति के खुद का और 7वां घर जो है लाइफ पार्टनर का, और पिता के लिए जाना जाता है 9वां घर। तो 7वां घर जो है लाइफ पार्टनर का होता है
तो 7वें से अगर 9वां गिने तो वो तीसरा होता है। तो तीसरा घर जो होता है वो अपने फादर इन लॉ के लिए भी जाना जाता है। आप तीसरा घर को चेक करके आप फादर इन लॉ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका करियर कैसा रहा है या रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रही है, उनकी घर का वातावरण कैसा है, उनके लक फैक्टर कैसा है, उनका फाइनेंस कैसा है, उनके पास संचित धन कितना है, उनके पास जो है प्रॉपर्टीज़ कितनी है, या उनके खर्चे किस प्रकार के हैं, उनके जीवन में जो है कष्ट किस प्रकार के हैं, क्या कहीं ह्यूमिलेशन तो नहीं है। ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी बातें हैं आप तीसरे घर के द्वारा चेक कर सकते हैं। आप अपने भाई बहन के बारे में ये सब बातें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा घर भाई बहनों के लिए जाना जाता है। छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाई बहन होंगे या नहीं होंगे, उसका करियर कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, उनके मैरिड लाइफ कैसी रहेंगी, उनसे आपको कितने कष्ट मिलेंगे या कितने जो है उनके साथ जो है आप खुशियाँ शेयर करेंगे, उनके साथ तालमेल कैसा रहेगा, आपके भाइयों की अपने छोटे भाई बहनों की प्रकृति कैसी रहेगी, हमारा बिहेव उनके साथ कैसा रहेगा, वो हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। इन सब सवालों के जवाब लेके आता है थर्ड हाउस। अब जो है बात घर की आती है, ये थर्ड हाउस अपने घर में कहाँ होता है? जहां पर हम अपनी बुक्स रखते हैं, या अपने घर में जो है कोई लाइब्रेरी है, वो जगह ही घर में तीसरा घर होती है। अब घर में लाइब्रेरी का होना या पुस्तकों का रखना अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकता है। अगर समझो किसी व्यक्ति का जो है बुद्ध बहुत ही मजबूत है और वो अपनी कुंडली में महादशा, अंतरदशा या परतंत्र दशा में जो है फुल एक्टिवेटेड है, तो वो हम उस तो पुस्तकों को हम उस जगह रखेंगे जहां पर जो है घर में तीसरे घर की जगह है। व्यक्ति को जितनी सफलताएं मिल रही है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने तीसरे घर को ओवर पावर कर दिया। और तीसरे घर को हमने नेगेटिविटी से भर दिया है, तो वो सफलताएं कम हो जाएंगी। इसके अपोजिट समझो किसी को जो है बहुत बड़ी परेशानी फंसा हुआ है, मुसीबतें आ रही है, क्योंकि व्यक्ति का तीसरा घर जो होता है महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा में फुल एक्टिवेटेड है, और तीसरा घर कुंडली में बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस लिए वाला है, और कुंडली में जो है आपकी बुक्स जो है तीसरे घर के अंदर रखी हुई है। हाँ,
तो यहाँ हमको इसका उल्टा करना होगा। हमें बुक्स को तीसरे घर से हटाना होगा, क्योंकि तीसरा घर जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस लिए हुए है। इसलिए हम वहां से जैसे ही बुक्स को हटाते हैं, अपने जीवन में नेगेटिव प्रभाव जो है लगातार कम होते चले जाते हैं। हमने वहां से बुक्स को नहीं हटाया है, हमने वहां पर जो है बुद्ध की एनर्जी को वहां से जो है हटाया है। क्यों हटाया है? क्योंकि वो एनर्जी हमें नेगेटिव प्रभाव दे रही थी। समझे? अगर नहीं समझे तो हम इन्हें एस्ट्रो वास्तु वाले कोर्स में बड़े डिटेल के साथ में समझेंगे। अब जैसे घर में बुद्ध की कौन सी जगह होती है वो हमने समझा। अब व्यक्ति के शरीर में जो है सभी ग्रहों की एनर्जी अवेलेबल रहती है। इसके बिना हमारे शरीर की निर्मित हो ही नहीं सकती। इन सब के सब ग्रह की एनर्जी हमारा शरीर समेटे हुए है। तो हमारे शरीर में बुद्ध कहाँ पे है? तीसरा घर कहाँ पे है? ये जानने के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें जवाब मिलता है कि तीसरा घर हमारे कानों के लिए जाना जाता है, खास करके दायां कान। ये जो दायां कान होता है ना, वो तीसरे घर को दर्शाता है। इसलिए जितने भी जो बाहरी लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, श्रवण क्षमता जो है कम होती है, ऐसे लोग हैं ना, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे ना, तो या तो उन्हें कोई डॉक्टर सही नहीं मिलेगा, या फिर जो है डॉक्टर कुछ गड़बड़ कर देगा, या उनको कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाएंगे। जब तक आपके तीसरे घर की स्थिति को आप सुधारेंगे नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते। तीसरे घर को सुधारने का दो ही तरीके हैं, या तो अपनी बॉडी की थेरेपी से, या घर में तीसरे घर को दुरुस्त करना। कंठ और ध्वनि ये भी तीसरे घर का ही हिस्सा है। जितने भी जो है प्लेबैक सिंगर है जो अपनी सुरीली आवाज से हम सभी का मनोरंजन करते हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हो सकता है कि आप और हम भी उनमें से एक हो। ऐसे सभी लोग कुंडली में तीसरा घर मजबूती के साथ में लिए हुए होते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो कोई सिंगिंग कर सके। इसके अलावा जो फुफ्फुस होता है वो कि तीसरे घर को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जितनी भी जिन लोगों को जो श्वसन की बीमारियां होती है, जिनको धाप आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उन लोगों की कुंडली में तीसरा घर कहीं न कहीं नेगेटिविटी लिए होता ही होता है। निश्चित है इतना। इसके बिना फुफ्फुस की प्रॉब्लम आती ही नहीं है, श्वसन क्रिया की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। हम एक कोर्स लेके आएंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी।
जिनमें हम शरीर के विभिन्न अंग है उन अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। उन अंगों का कौन कौन सी बीमारियों से जो है ताल्लुक है वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी व्यक्ति की छोटी से छोटी बीमारी को भी आप बड़ी सरलता के साथ में समझा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कोर्स रहने वाला है, हम आपके लिए लेकर आएंगे। सिर्फ देरी बनाए करके और बने रहिए हमारे चैनल पर। कुछ न कुछ नवनिर्मित जरूर करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने तीसरे घर के बारे में कुछ जानकारियां साझा की आपके साथ में। अब आपको जो है इसके ऊपर मेहनत करनी है और इन्हें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि अप्लाई करने के लिए आपको इस समय जरूरी नॉलेज की आवश्यकता हो और वो अभी आपके पास में समय रहते धीरे धीरे आएंगी। परंतु ये जो सब्जेक्ट हमने आज पढ़ा है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना होगा। जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनको आप जानते हैं, उन सब के बारे में जो है कल्पनाएं कीजिए कि इस व्यक्ति का थर्ड हाउस कैसा होगा, इनकी थर्ड हाउस में क्या क्या विशेषताएं रही होंगी जिसकी वजह से ये व्यक्ति ऐसा है, और ऐसी कौन सी कमजोरियां रही होंगी जिसकी वजह से ये ऐसा है। इससे क्या है, आपकी निरीक्षण करने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ती चली जाएंगी। आपका प्राथमिक ज्ञान जो होता है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। और जब आप इस लेवल से आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल पर जाएंगे, तब यही चीजें आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। और आप पाएंगे कि आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट को समझना, कितने भी एडवांस लेवल की चीज़ों को समझना बहुत ही आसान है। ऐसा तभी संभव है जब आप प्राथमिक ज्ञान को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एब्जॉर्व करेंगे। तो मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।